क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि इमोशंस का भंडार होता है और 2005 की एशेज जिसमें थी वॉर, पेन, ईगो बैटल्स और ना जाने क्या ऐसी चीजें जिसने हर एक क्रिकेट फैन को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। आप खुद सोच के देखिए कि एक गेंदबाज 97 माइल्स पर आवर पर गेंदबाजी कर रहा है और ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज उसको खूब लंबे लंबे छक्के लगा रहे हैं या चौके लगा रहे हैं। पीक स्लेजिंग हमें इस सीरीज में देखने को मिली जहां पर इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आपस में ऐसे भिड़ते थे जैसे कि उनकी जान बस इसी एशेज पे अटकी हो। तो एक सीरीज ऐसी थी जिसमें हमें पीक सिनेमा देखने को मिला, पीक राइवलरीज देखने को मिली और कुछ टाइम बाद तो ऐसे बैटल्स जो सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं बन रहे थे बल्कि वो एक एम्पायर उठने या गिरने तक की बात आ गई थी और एक ऐसी राइवलरी जिसपे हर खिलाड़ी की इज्जत बहुत ज्यादा मैटर करती थी। तो आइए अब हम कोशिश करते हैं द ग्रेटेस्ट एवर टेस्ट सीरीज द एशेज 2005 को वापस जीने की। तो आइए शुरू करते हैं। 1989 से लेके 2005 तक इंग्लैंड की टीम सिर्फ एक ही ताना सुनती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया को कभी भी नहीं हरा सकते। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी थी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में खिलाड़ी नहीं बल्कि सुपर हीरोज या एवेंजर्स खेलते थे। कप्तान रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, माइकल क्लार्क, ग्लेन मैग्रा, ब्रेट ली, ऐसे कई सारे खिलाड़ी थे इस टीम में जो ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी अनबीटेबल बना देते थे। और उस टाइम इंग्लैंड हो या चाहे कोई भी टीम हो, हर कोई ऐसा सोचता था कि भैया हम तो कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा ही नहीं सकते। इतने बड़े नाम थे इस टीम में जहां पर ऑपोजिशन देखते ही घबरा जाता था और सोचने लगता था कि इस टीम के हम इतने सारे खिलाड़ी आखिर आउट कैसे करेंगे। माइकल वॉन जो एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे उस टाइम इंग्लैंड की टीम के, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज सोची कि वो हमेशा इंग्लैंड को जिताने को ही देखेंगे और सामने चाहे कोई भी ऑपोजिशन हो वो सर्वाइव नहीं करेंगे बल्कि वो अपनी टर्म्स डिक्टेट करेंगे। तो उन्होंने तो मन बना लिया था कि हम इस माइटी ऑस्ट्रेलियन टीम को अपनी सरजमी में हराएंगे और आखिर दिखाएंगे कि ये नई युवा इंग्लिश टीम आखिर क्या चीज है। 2005 एशेज की आइकॉनिक सीरीज शुरू होती है होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स से। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से जीत जाता है जहां 239 रन से उन्हें एक ऐतिहासिक जीत मिल जाती है। पर ये कोई नई बात नहीं थी उस टाइम की ऑस्ट्रेलियन टीम इतना डोमिनेट कर रही है, चाहे वो अपने घर पे खेले या बाहर कहीं भी जाके खेले, किसी से भी खेले, वो ऑपोजिशंस को रौंद कर ही आते थे। तो कोई नई बात तो नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया इतने आराम से जीत गई। बट उस सीरीज में हमें इंग्लैंड की तरफ से कुछ पॉजिटिव्स भी देखने को मिले। स्टीव हार्मिसन जो इंग्लैंड के एक बहुत ही बढ़िया पेसर थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को बहुत अच्छी तरीके से मजा चखा दिया। रिकी पॉन्टिंग को तो उन्होंने ऐसी गेंदबाजी करी कि उनके गालों से खून आने लग गया था और जस्टिन लैंगर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करते थे, उनके एल्बो पे तो ऐसी चोट लगी कि उनका एल्बो बुरी तरह सूज गया। तो ऐसी गेंदबाजी कर रहे थे स्टीव हार्मिसन और उन्होंने इतना इम्पैक्ट डाल दिया था अपनी गेंदबाजी से, जहां इंग्लैंड मैच में तो कुछ टाइम थी बट उनकी पारी कहीं ना कहीं कोलैप्स ही हो गई और इतनी बुरी तरह उनको हार देखने को मिली। पहले इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करती है और 190 रन पर ही सिमट जाती है और उसके बाद वो कमबैक करके इंग्लैंड को 155 रन पे ऑल आउट भी कर देते हैं। सेकेंड इनिंग्स में 384 रन बना के ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही बड़ी लीड ले लेती है और वहां से इंग्लैंड की टीम और जल्दी सिमट जाती है जिसके चलते 239 रन से ऑस्ट्रेलिया को जीत मिल जाती है। खैर इंग्लैंड ये मैच बुरी तरह हार गई बट स्टीव हार्मिसन में उनको एक नया सुपरस्टार जरूर मिल गया था। ऑस्ट्रेलिया के तुरुप के ग्लेन मैग्रा ने तो ऐसी गेंदबाजी करी कि उन्होंने अपने करियर की 500वीं विकेट होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में ली और एकदम इंग्लैंड की बैटिंग को ध्वस्त कर दिया था। कुछ पॉजिटिव्स हमें इंग्लैंड की टीम से देखने को मिले, चाहे वो स्टीव हार्मिसन थे, पर बल्लेबाजी में एक नया युवा सितारा जरूर देखने को मिल रहा था इंग्लैंड की टीम से और वो थे केविन पीटरसन। पहली इनिंग्स में उन्होंने 57 रन की पारी खेली और दूसरे इनिंग्स में 64 रन की पारी खेल के उन्होंने ये बता दिया कि वो एक बहुत ही बड़े प्लेयर बनेंगे आगे जाके और इंग्लैंड का फ्यूचर वाकई में सेफ हैंड्स में है। अब बारी आ जाती है एशेज 2005 के दूसरे टेस्ट की, जो कि था प्योर सिनेमा। इससे बेहतर टेस्ट मैच तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है और जिस तरीके से मैच खेला गया देख के मुझे लगता भी नहीं कि इससे ज्यादा आइकॉनिक टेस्ट मैच हमें कभी भी देखने को मिलेगा। ये बात है 2005 की, जब दूसरा टेस्ट मैच एजबैस्टन में खेला जा रहा था और मैच शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत ही बड़ा झटका लग गया था। ग्लेन मैग्रा जो प्राइम वेपन हुआ करते थे ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग के, उनको इंजरी हो जाती है लास्ट मोमेंट और वो भी रिस्ट्रिक्टिव बूट्स की वजह से। किसने ही सोचा होगा कि इतनी सारी चीजों में आखिर एक बूट्स, एक गलत जूते ही ग्लेन मैग्रा को एशेज के टेस्ट से बाहर कर देंगे। एक ऐसी इंजरी जो शायद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को भी देख के लगा कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और ग्लेन मैग्रा अपने पैरों पे अभी खड़े हो जाएंगे। ग्लेन मैग्रा खुद चौकन्ने रह गए कि कोई भी उनकी मदद करने नहीं आ रहा था। तो देख के ये बात तो साफ हो गई थी कि ग्लेन मैग्रा को थोड़ी सी बुरी चोट लग गई है और ये टेस्ट मैच उनको कहीं ना कहीं मिस करना पड़ रहा था।
इसके चलते ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक थोड़ा वीक हो गया, क्योंकि ग्लेन मैग्रा जहां भी खेलते थे आग ही उगलते थे। और पहला टेस्ट मैच जो था लॉर्ड्स में, वहां पे उन्होंने जिस तरीके से गेंदबाजी करी वो तो ये दिखाता है कि ग्लेन मैग्रा किसी भी कंडीशंस पे आपको विकेट्स लेकर दे सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा ब्लो था ये ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, और यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया अपने प्राइम पेसर ग्लेन मैग्रा के बिना खेल रही। शेन वॉर्न जो उस टाइम पे ऑस्ट्रेलियन टीम का एक अहम हिस्सा थे, उन्होंने खुद बोल दिया कि एक बहुत बड़ा मोमेंट था और शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ये वाला मैच हार गई थी। रिकी पॉन्टिंग टॉस जीतते हैं और गेंदबाजी का फैसला करते हैं। शेन वॉर्न को खुद लगता है कि रिकी पॉन्टिंग ने बहुत ही खराब डिसीजन लिया था, क्योंकि इंग्लैंड पहले दिन पर 407 रन बना देती है, जिसमें केविन पीटरसन और एंड्रू फ्लिंटॉफ की 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप भी होती है। तो देखकर तो अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए सब कुछ आउट ऑफ प्लान जा रहा था, और पहली बार ऐसा लग रहा था कि ये धुरंधरों की ऑस्ट्रेलियन टीम आखिरकार प्रेशर में है। शेन वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइट बैक जरूर किया, उस पूरे टेस्ट मैच में उन्होंने 10 विकेट भी चटकाए, पर वो इतना नहीं थे कि वो ऑस्ट्रेलिया को एक जीत दिला दे। पर ब्रेट ली और माइकल क्रैस्प्रोविस, जिन्होंने बहुत कोशिश करी कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में compete करे, आगे बढ़े, चौथी इनिंग्स में जब ऑस्ट्रेलिया 282 चेज करने आई थी तो इन्होंने एक ऐसी पार्टनरशिप करी जिन्होंने इंग्लैंड टीम की जान हलक में डाल दी। किसने ही सोचा था लास्ट के दो बल्लेबाज जो बॉलर्स हैं, जिनको बैटिंग शायद उतनी ढंग से आती भी नहीं, वो इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और देख के लग रहा था कि ये दोनों आज अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को बल्ले से जिता देंगे। स्टीव हार्मिसन एक ऐसी गेंद डालते हैं जिससे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज का एज लग जाता है, और 2 रन से इंग्लैंड ये मैच जीत जाती है और एशेज में 1-1 से बराबरी कर लेती है। किसने सोचा था एक ऐसी इंग्लैंड टीम जो अभी युवा थी, जो अभी ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने कुछ थी ही नहीं, वो इतना अच्छा कमबैक कर लेगी, और ऑस्ट्रेलिया के नौजवान खिलाड़ी जैसे कि केविन पीटरसन या स्टीव हार्मिसन इतना बढ़िया खेलेंगे कि वो इंग्लैंड को मैच में एकदम ले आएंगे। तो 1-1 से अब ये सीरीज बराबर हो गई। इतना आइकॉनिक टेस्ट मैच था ये पूरी इंग्लिश टीम के लिए, जहां पर देखकर कहीं से नहीं लग रहा था एक टाइम पर कि इंग्लैंड यहाँ पे कमबैक कर पाएगी, वापस आ भी पाएगी। पर यहाँ पे माइकल वॉर्न की कप्तानी और इंग्लैंड के खिलाड़ी आपस में जैसा खेले, उन्होंने दिखा दिया कि कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और 2 रन से वो मैच अपने नाम कर लिया। और आज भी हमें याद है कि ब्रेट ली को कंसोल करने के लिए कैसे एंड्रू फ्लिंटॉफ उनके पास गए थे, और आखिरकार उन्होंने उन्हें हक भी किया। तो देख के तो बहुत मजा आ रहा था इस पूरी सीरीज में, और अब ये सीरीज आगे जाके बहुत अच्छे से सेट हो गई थी, जहां 1-1 टेस्ट मैच दोनों ये टीम्स जीत चुकी थी। लॉर्ड्स और एजबास्टन के बाद हमें तो पता चल गया था कि इस सीरीज में हमें बहुत सारे धमाके देखने को मिलने वाले हैं, और जिस तरीके से अब ये सीरीज सेटअप हो गई थी, जहां लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत अच्छी जीत मिली थी और एजबास्टन में इंग्लैंड ने कमबैक कर ही लिया था और दूसरा टेस्ट सिर्फ 2 रन से अपने नाम कर लिया। तो देख के तो समझ आ गया ये सीरीज सेट है एक बहुत बड़े फिनिश के लिए, और अब तीसरा मैच खेला जाता है ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जरूर बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही थी और चाह रही थी कि पिछला मैच जो ऑस्ट्रेलिया जीतते जीतते हार गई उसको वो भुला दे और एक नई फ्रेश शुरुआत यहाँ पे जल्दी से करे। इंग्लैंड यहाँ भी पहले बल्लेबाजी करती है और पहली इनिंग्स में 444 रन बना देती है। माइकल वॉर्न एक कप्तानी पारी खेलते हैं जहां वो बनाते हैं 166 रन, और देख के तो लगता है कि इंग्लैंड के इरादे यहाँ पे बिल्कुल साफ थे कि इस सीरीज में वो किसी से डर के नहीं खेलने वाले। और अब तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ दिया था पिछले टेस्ट मैच में कि ऑस्ट्रेलिया को कोई हरा ही नहीं सकता और उनसे कोई कंपीट कर ही नहीं सकता। ये मिथ कहीं ना कहीं टूट ही गई थी। तो अब माइकल वॉर्न पे प्रेशर पहले से कम था और उन्होंने अपनी कप्तानी दिखाई, अपनी कप्तानी पारी खेली। उसके बाद जैसी ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी आती है वो 302 रन पर ही सिमट जाते हैं, जहां पे इंग्लैंड के गेंदबाज साइमन जोन्स 6 विकेट चटका देते हैं। साइमन जोन्स की गेंदबाजी का ऑस्ट्रेलिया के पास कोई जवाब नहीं था और 444 रन जो इंग्लैंड ने बनाए थे उसके रिप्लाई में सिर्फ 302 रन बना पाती है ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड को एक बहुत ही बड़ी लीड फिर से मिल जाती है। हम चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन एक बात हम जरूर जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस कभी भी लड़ना नहीं छोड़ते। रिकी पॉन्टिंग जो इस मेंटालिटी को शुरू कर चुके थे और जानते थे कि वो कभी हार नहीं मानते और हमेशा जीतना चाहते हैं, वो अभी भी इस टीम के लिए लगे हुए थे। उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में खेल दी 156 रन की पारी, जिसमें उन्होंने 108 ओवर तक बल्लेबाजी करी थी और पूरी कोशिश करी कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ से ये मैच ना जाए। जिस तरीके से वो लगे हुए थे, डटे हुए थे, बिल्कुल आउट हो ही नहीं रहे थे, वो वापस दिखाने लग गया कि ऑस्ट्रेलिया की वो विनिंग मेंटालिटी, मांबा मेंटालिटी वापस आ रही है और फिर से ऑस्ट्रेलिया अपनी प्राइम फॉर्म में आ रही है। रिकी पॉन्टिंग की इस पारी से ये पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया पीछे हटने वाली नहीं है, वो बिल्कुल कंपीट करेगी और हारे हुए मैच में वो भी जरूर दम दिखाएंगे और मैच तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक वो पूरा हो ही नहीं जाता। तो ये मैच आखिर कोई जीत नहीं पाता, पर एक इवनली कॉन्टेस्टेड, क्लोजली कॉन्टेस्टेड मैच हमें फिर से देखने को मिलता है। और टेस्ट क्रिकेट में आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कंपेटिटिव सीरीज अभी तक हुई थी, जहाँ 3 टेस्ट मैचेस में हमें पीक सिनेमा देखने को मिला था। पहला टेस्ट जिस तरीके से गया, दूसरा टेस्ट जिस तरीके से गया और तीसरे टेस्ट, हर मैच में हमें दोनों टीम से नए नए हीरोज देखने को मिल रहे थे, चाहे इस बार इंग्लैंड के लिए वो साइमन जोन्स ही क्यों ना हो।
और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रेट ली, शेन वॉर्न, ग्लेन मैग्रा सब ने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी करी ऑस्ट्रेलिया के लिए, पर वो इतना नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से वो लीड लेने दे। ऑस्ट्रेलिया इस ड्रॉ के रिजल्ट से कहीं ना कहीं बहुत खुश थी क्योंकि वो जानते थे कि ये मैच उनके हाथ से जा रहा था। और ऑस्ट्रेलिया की वो मेंटालिटी कहीं ना कहीं गायब हो रही थी जहां पर वो सिर्फ जीतना जानते थे और जीतने से कम वो कुछ एक्सेप्ट करते ही नहीं थे। पर आज वो ड्रॉ को सेलिब्रेट कर रहे थे और ड्रॉ में ही खुश हो रहे थे, जहां इंग्लैंड को भी लगा कि ऑस्ट्रेलिया के चिप्स थोड़े डाउन तो हो गए हैं। 3 कड़ाकेदार मुकाबलों के बाद अब गाड़ी पहुंच गई थी ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में। चौथे टेस्ट मैच से तो हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हो गई थी क्योंकि पहले 3 टेस्ट मैचेस के बाद स्कोर लाइन अभी भी 1-1 का था। तीसरा टेस्ट मैच एक ड्रामेटिक ड्रॉ बन गया था और अब चौथे टेस्ट मैच में दोनों टीम्स चाह रही थी कि इसमें एक रिजल्ट जरूर आए और कोई एक टीम इस सीरीज में लीड जरूर ले। ट्रेंट ब्रिज में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड बना देती है 477 रन, जिसमें एंड्रू फ्लिंटॉफ 103 रन बना देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पारी फिर से शुरू होती है और फिर से वो 218 रन के स्कोर पर सिमट जाती है और फिर से ऑस्ट्रेलिया इस मैच में पीछे हो गई थी। वही सेम हीरो जो पिछले मैच में इंग्लैंड को जीत दिलाते दिलाते रह गए, साइमन जोन्स, इस बार भी इंग्लैंड के लिए थे और उन्होंने इस मैच में भी 5 विकेट चटकाए। तीसरा टेस्ट मैच जो मैनचेस्टर में खेला गया था वहां उन्होंने 6 विकेट लिए और यहाँ अब उन्होंने 5 विकेट लेके एकदम ऑस्ट्रेलियन टीम को डिरेल ही कर दिया। पर मैच का सबसे कंट्रोवर्शियल और फेमस मोमेंट तो तब आया जब गैरी प्रैट, जो सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करने आए थे इंग्लैंड के लिए क्योंकि साइमन जोन्स को एक इंजरी हो गई थी और वो अपना एक्सरे करवाने चले गए थे, तो गैरी प्रैट वहां पर आते हैं और एक सब्स्टिट्यूट फील्डर होने के नाते वो रिकी पॉन्टिंग को रन आउट कर देते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रन आउट हो जाएंगे और वो मोमेंट इतना कंट्रोवर्शियल हो गया कि रिकी पॉन्टिंग वहां पर बीच मैदान पर गाली देने लग गए। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्हें एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि कोई आकर उनको इतनी जल्दी रन आउट कर देगा और उनकी पारी को रोक देगा। गैरी प्रैट जो कि एक सब्स्टिट्यूट फील्डर थे, उन्होंने एकदम से रिकी पॉन्टिंग की इनिंग्स का चकनाचूर कर दिया और पहली बार हमें वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंगर ऑस्ट्रेलियन टीम में देखने को मिला, जो कि ये दिखा रहा था कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम सच में काफी प्रेशर में है, जिसकी उन्हें इतने सालों से कभी आदत भी नहीं थी। पॉन्टिंग अभी भी गुस्से में थे और बालकनी की तरफ वो बहुत ज्यादा गाली देते हुए जा रहे थे क्योंकि अंदर ही अंदर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे और वो जान चुके थे कि इंग्लैंड उनसे बेहतर क्रिकेट खेल रही है और शायद इस सीरीज में अब आगे भी हो सकती है। अंत में जाके इंग्लैंड ये मैच जीती जाती है और ये सीरीज में आगे बढ़त ले ही लेती है। 3 विकेट से मैच अपने नाम करके इंग्लैंड 2-1 से अब आगे हो जाती है और अब 4 टेस्ट मैच इस सीरीज के हो चुके थे। 5वां मुकाबला अभी भी बचा हुआ था जहां पे इंग्लैंड अब ये सीरीज नहीं हार सकती थी और ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को लेवल ही कर सकती थी। तो अभी से ही यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई थी इंग्लिश टीम के लिए और माइकल वॉन जो पहले से ही कहते थे कि हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेंगे, हम अपनी टर्म्स रखेंगे, हम अपनी टर्म्स पे डिक्टेट करके खेलेंगे चाहे सामने कोई भी ऑपोजिशन हो। ये कॉन्फिडेंस माइकल वॉन का लोगों को बहुत अच्छा लगा और अब इंग्लैंड ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई थी कि यहाँ से अगर वो हार भी जाते आखिरी मैच तो ये सीरीज वो गंवाते नहीं। तो एक तरीके से इस सीरीज को वो जीत ही चुके थे मेंटली और ऑस्ट्रेलिया मेंटल बैटल में इंग्लैंड से पहली बार हार गई। अब बारी आ गई थी 5वें और आखिरी टेस्ट की, जो कि द ओवल लंदन में खेला जा रहा था। इंग्लैंड यहाँ पे थोड़ी रिलैक्स थी क्योंकि अब वो यहाँ से सीरीज हार नहीं सकती थी और 2-1 से वो इस सीरीज में बढ़त ले चुके थे। तो यहाँ पर बस एक ड्रॉ ही हो जाए उसी में काफी खुशी थी इंग्लैंड के लिए क्योंकि सीरीज आखिर उनके नाम हो जाती और बस एक ही कोशिश करनी थी यहाँ पे इंग्लैंड टीम को कि ये मैच वो हारे नहीं, क्योंकि अगर वो हार जाते तो ये सीरीज 2-2 पे जाके खत्म होती। बट यहाँ पे पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा था कि ऑस्ट्रेलिया पे बहुत ज्यादा प्रेशर था और ऑपोजिशन टीम जो थी वो ऑस्ट्रेलियन टीम के सामने थोड़ा चिल थी। इंग्लैंड फिर से पहले बल्लेबाजी करती है और 373 रन अपनी पहली इनिंग्स में बना लेती है, जिसमें एंड्रयू स्ट्रॉस खेलते हैं 129 रन की पारी और एकदम इंग्लैंड को फ्रंट फुट पे कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया जब अपनी इनिंग्स में बल्लेबाजी करने आती है तो उन्होंने भी दिखाया कि अभी भी वो लड़ना नहीं भूले हैं, चाहे वो सीरीज में कितना भी पीछे हो, पर वो जानते हैं कि फाइट कैसे करना है और एंड तक डटे कैसे रहना है। ऑस्ट्रेलिया भी 367 रन बनाती है अपने पहली इनिंग्स में, जहां पे मैथ्यू हेडन 138 रन की पारी खेलते हैं और ओपनर जस्टिन लैंगर खेलते हैं 105 रन की पारी। तो अब ये मैच फिर से बराबर की टक्कर पे आ गया था और ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई फॉर्म वापस गेन कर रही थी। इंग्लैंड की जब दूसरी पारी शुरू हुई वहां हमें पता चला कि आखिर केविन पीटरसन क्या चीज है और आने वाले समय में हम इनके बारे में ज्यादा क्यों सुनने वाले हैं। केविन पीटरसन वहां पर खेल रहे होते हैं जहां पे ग्लेन मैग्रा हैट्रिक बॉल पे उन्हें गेंदबाजी कर रहे होते हैं। सेकंड इनिंग्स में अगर किसी ने सबसे ज्यादा जिगरा इंग्लैंड के लिए दिखाया था तो वो थे युवा नौजवान केविन पीटरसन। केविन पीटरसन में उस टाइम इतना दम था कि वो ब्रेट ली जो 95 से 97 माइल्स पर आवर पे गेंदबाजी कर रहे थे, उनको वो खूब छक्के लगा रहे थे और नॉन चैलेंटली उनको इतने छक्के उन्होंने मारे, चाहे वो डीप स्क्वायर लेग पे हो चाहे किसी भी दिशा में हो, वो खूब दिखा रहे थे कि उनके अंदर क्या क्या पोटेंशियल है। और उनके कैचेस भी 3 बार छूटे गए, जहां पे शेन वॉर्न से भी एक बार उनका कैच छूट गया था।
ग्लेन मैकग्रा ने भी उन्हें बहुत कोशिश करी कि उनको टुवर्ड्स द बॉडी गेंदबाजी करे, थोड़ी सी बॉडी लाइन पे बॉल डाले, जिससे कि केविन पीटरसन थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाए। पर केविन पीटरसन ने अपना काम लूज नहीं किया और उन्होंने 157 रन की पारी खेल दी और पूरा ओवल उन्होंने खुद ही लिट अप कर दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में एंड्रयू फ्लिंटॉफ 5 विकेट लेते हैं और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ये मैच नहीं जीत पाती। ये मैच अंत में जाके ड्रॉ हो जाता है और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को 16 साल बाद हरा देती है और एक ऐसा जश्न पूरे लंदन में मना जो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा। पूरा लंदन झूम उठा, पूरा वेम्बली सज गया ये देख के कि इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एशेज में हरा दिया है और 2-1 से एशेज अर्न अपने नाम कर लिए। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी इंग्लिश टीम के लिए कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को खूब सताया, खूब चैलेंज किया और अंत में जाके वो सीरीज जीत ली जो इंग्लैंड इतने टाइम से नहीं जीत पा रही थी। और इंग्लैंड के लिए ऐसे हीरोज निकल के आए जो पूरे देश के लिए एक ग्लोबल आइकन बन गए थे और पूरा देश सिर्फ उन्हीं का नाम जप रहा था। वो थे एंड्रयू फ्लिंटॉफ और केविन पीटरसन। केविन पीटरसन ने पूरी इस सीरीज में 473 रन्स बनाए और पहले मैच में जिस तरीके से इंग्लैंड का कोलैप्स हुआ भी था, जहाँ 21 रन पे उनके 5 विकेट गिर गए थे, वहां से केविन पीटरसन ने 57 रन्स की भी पारी खेली थी। तो केविन पीटरसन एक बहुत ही बढ़िया टैलेंट मिल गया था इंग्लैंड को और यहाँ से हमें फाइनली देखने को मिला इंग्लिश क्रिकेट वापस ग्रो कर रहा था, वापस टेस्ट क्रिकेट में ऊंचाइयां छू रहा था और अब ऑस्ट्रेलिया को हरा के उनका कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए बढ़ गया और अब वो दिखा चुके थे कि वो अपने टर्म्स पे खेलेंगे और जिस तरीके की टीम अब इंग्लैंड बन गई थी उनसे हर कोई डरने ही वाला था। और 2005 की एशेज ने कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट को हमेशा के लिए रिवाइव कर दिया, जिसकी कहानी हम नंबर्स से बयान नहीं कर सकते, हम स्टैट्स और नंबर्स काफी नहीं होंगे 2005 एशेज की लेगेसी बताने के लिए। और जो वर्थ थी इस एशेज की दोनों टीम्स के लिए, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एशेज और टेस्ट क्रिकेट का कोई मुकाबला ही नहीं है और जिस तरीके से ये सीरीज खेली जाती है वो अपने आप में हर बार आइकॉनिक ही बन जाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या ये 2005 की एशेज टेस्ट क्रिकेट के हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट एवर सीरीज थी और क्या इसके जैसी सीरीज हमें वापस कभी देखने को मिलेगी। आप हमें बताना बिल्कुल ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।